बीजेपी ने की सदस्यता अभियान की समीक्षा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बनाए अपनी विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य। अगले साल बजट सत्र में सशक्त भू कानून का प्रस्ताव लाएगी धामी सरकार। सीएम ने कहा, भू कानून के मुद्दे पर सबकी भावनाओं के अनुरूप करेंगे समाधान। दून रेलवे स्टेशन बवाल, व्यापारियों के गुस्से को भांपने में चूका पुलिस तंत्र। 4 घंटे घंटाघर रहा जाम। केदारनाथ यात्रा की रफ्तार तेज, दर्शनार्थियों की संख्या 12 लाख पार। 10 मई को खुले थे मंदिर के कपाट। देहरादून में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान। दूसरे प्रदेशों से तस्करी करने वालों पर रहेगी नजर। पुलिस ने कई टीमों का किया गठन। देर रात बदला मौसम का मिजाज। राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल डे का आगाज हो चुका है। इसके पहले दिन की संध्या कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई एक्टर और डायरेक्टर ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने अनुभव लोगों से साझा किए, साथ ही अवार्ड भी वितरित किए हैं। कार्यक्रम के आयोजक राजेश शर्मा ने फिल्मों को लेकर उत्तराखंड का भविष्य बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 9वां फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया जा रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड नॉर्थ इंडिया में फिल्म डेस्टिनेशन व टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर आगे आने वाला है। आप इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो सेट पे ऐसे जैसे कि ये 9वां फिल्म फेस्टिवल देहरादून का है, तो यहाँ पे गोल्डी मसाले का स्टॉल लगा हुआ है। गोल्डी मसाला पिछले 9 सालों से इस देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रही है और जो देहरादून के टैलेंटेड और जो यहाँ के कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट कंपनी करती है और आगे भी किसी कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो गोल्डी फैमिली साथ में है। और जैसा कि गोल्डी मसाला 1980 की कंपनी है, 43 साल कंपनी को हो गए हैं। 43 साल की जनवरी में कंपनी आज बहुत ट्रमेंडस ग्रोथ करके बड़े ऊंचे स्तर पर पहुंची है। आज हमने एशिया का नंबर 1 प्लांट कानपुर में दादरानगर में लगाया हुआ है और वहाँ पे नए नए प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक केचप हमने लॉन्च किया है, तो अभी केचप के साथ साथ हमारा होम केयर डिवीजन भी आ गई है। होम केयर डिवीजन में डबल इंजन जो डिटर्जेंट और पूरी रेंज हमारे साथ अभी अवेलेबल है और हम नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाके जा रहे हैं और एक ग्रुप हमारा गोल्डी ग्रुप जो है बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगा। सिर्फ देहरादून वालों को नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष के जितने भी फिल्म के शौकीन हैं, फिल्म से कोई भी संबंध रखते हैं, उनको आना चाहिए ये फेस्टिवल देखने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी सी फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में यहाँ दिखाई जा रही हैं जो कि देखे कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है कि हमारे बीच क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, उसका असली रूप सिनेमा हमको दिखाता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, ज़रूर आइए। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आप फिल्में देखेंगे, सिनेमा से आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा और सबसे बड़ी चीज़ ये देवभूमि है और टूरिस्टिक प्लेस है, बहुत ही सुंदर। जब मैं एयरपोर्ट से यहाँ आ रहा था इतना सुंदर लग रहा था, मुझे मेरे वतन कश्मीर की याद आ रही थी कि जैसे ऐसा लग रहा था कि भाई देखो ये है, ये स्वर्ग है। तो जैसे आपके मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये देवभूमि है, उसके अलावा ये स्वर्ग है, तो आप फिल्म्स के साथ साथ स्वर्ग का भी दर्शन कीजिए। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आइए, ज़रूर आइए, देहरादून फिल्म फेस्टिवल को एंजॉय कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड में मुझे आके बहुत अच्छा लगा और श्राद्ध चल रहे हैं तो मैं अपने तमाम जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको मैं याद करती हूँ, नमन करती हूँ। और फेस्टिवल में आके मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा कि हर छोटी जगह पे एक शुरुआत होती है और ये 9th एडिशन है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का
इसके पीछे जो लोग भी लगे हुए हैं उनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अब सवाल ये कि दर्शकों को आना चाहिए। पता पड़ा हम ही बैठे देख रहे हैं 3 फिल्में, तो हम बॉम्बे में भी कर सकते थे, पर सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत मन से इन लोगों ने फिल्म फेस्टिवल को किया है। तरह तरह की फिल्म होंगी, तरह तरह के विषय होंगे, ऐसा मौका मिलता नहीं, तो सब लोग आएँ देखें, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये 9वां वर्ष है, सब उसे मैं अभिनंदन देता हूँ और ख़ासकर शर्मा जी को, ओके, जिन्होंने ये क्या बोलते हैं संकल्प लिया है, और राजीव शर्मा जी जो पिछले 9 वर्षों से सतत ये फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते आ रहे हैं। और उत्तराखंड में ये फिल्म फेस्टिवल 9 साल से हो रहा है, जिसमें फीचर फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस प्रकार की सारी फिल्मों की जो विधाएं हैं वो आजकल ऐसा है कि फिल्म पहले जो देखने को मिलती थी वो कहीं से उसकी एक डीवीडी लाओ या वीसीआर के ज़माने से बाहर की या पश्चिम के देशों की या विश्व का सिनेमा देखने के लिए हमको बहुत तकलीफें उठानी पड़ती थी। आज सबसे पहले मैं शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने 9th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो आज देहरादून में रखा है। आज हमारा इंटरनेशनल टूरिज़्म डे भी है और बहुत अच्छी जगह पे उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि देहरादून उत्तराखंड हमारी टूरिज़्म स्टेट मानी जाती है। मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जितने भी आज सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आए हैं, डिग्नेटरीज़ उत्तराखंड में ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से पिछले 2 साल 2.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म पॉलिसीज़ को ट्वीक करते हुए इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने फिल्म लोगों से चर्चा करके स्टेट में इंकरेज किया है फिल्म निर्देशकों को और डायरेक्टर्स को यहाँ पे आने के लिए, उत्तराखंड में फिल्म बनवाने के लिए, हमको पिछले 2 साल में कई अवार्ड स्टेट को मिले हैं। इसका भविष्य बहुत अच्छा है क्योंकि ये हमारा 9वां फिल्म फेस्टिवल है। 9 साल हो गए हम लोगों को करते हुए, और जैसे भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको देखते हुए तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन और फिल्म डेस्टिनेशन उत्तराखंड ही बनने वाला है। और उसका हमें अंदाजा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हमने फिल्म ये फेस्टिवल स्टार्ट किया था इन 2015 में, तो हमारे पास सिर्फ 20 या 25 फिल्मों की एंट्रीज आई थी। अब मोर देन 500 फिल्म्स की एंट्री हैं और नियर अबाउट 100 फिल्म्स तो हमारी उत्तराखंड की बनी हुई फिल्म्स हैं, और जिसमें से करीबन हम 20-30 फिल्में हम लोग इस समय यहाँ पर 3 दिनों में दिखा भी रहे हैं, और जिसमें हम देश की, विदेश की, केरला, तमिलनाडु, मुंबई बेस्ड फिल्म्स हैं, यूपी, एमपी एंड इंटरनेशनल फिल्म्स का भी हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं नेक्स्ट 3 डेज़ 27, 28, 29 सितंबर सिल्वर सिटी एंड तुलाज में, और एंट्री इसकी बिल्कुल फ्री है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही सशक्त भू कानून लागू करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक बृहद भू कानून लाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रारूप कमेटी इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू किए जाने की मांग की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से चली आ रही सशक्त भू कानून लागू करने की मांग अब धामी सरकार पूरी करने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार अब इस मुद्दे पर गंभीर है और अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप एक बृहद भू कानून लाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रारूप कमेटी इस पर काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निवेश करने वालों को बिल्कुल भी परेशान न होने की सलाह दी है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर दूसरे प्रदेशों के लोगों के 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद ऐसी जमीन सरकार में निहित कर ली जाएगी। वहीं सीएम धामी के इस ऐलान के बाद विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू किए जाने की मांग की जा रही है। इसके लिए मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने 29 सितंबर को ऋषिकेश में विशाल स्वाभिमान महारैली का फैसला लिया है। वहीं समिति के संयोजक मोहित डिमरी का आरोप है कि जब भी
भू कानून मूल निवास को लेकर आंदोलन होने वाला होता है, ठीक उससे पहले सरकार इस पर बयान देकर आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रही है। भू कानून है, मूल निवास है, जो ऐसे मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। हम संवेदनशील हैं और अगले बजट सत्र में हम उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप इस पर चूंकि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी काम कर रही है, प्रारूप बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया हुआ है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उसमें काम चल रहा है और इसके अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए हम प्रयासरत हैं कि हम इसमें एक भू कानून लाएंगे। और जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे अनेक मामले ऐसे थे और जिन मामलों पर फैसले नहीं हो पा रहे थे, उन सभी मामलों पर हमने फैसले भी लिए हैं। चुनौतीपूर्ण मामले रहे हों, उनका भी निस्तारण किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। उसी प्रकार में आप सबके माध्यम से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जो उत्तराखंड में है और देश दुनिया के किसी भी कोने में हम इस भू कानून के मुद्दे को, इसका भी समाधान हमारी ही सरकार करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह भी नहीं है। हम सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी संभावनाओं के अनुरूप सारे हमारे पक्षों से वार्ता करने के बाद सभी जो विशेषज्ञ हैं अनेक विषयों के, उन सब का परामर्श लेकर हम इस पर भी काम करेंगे और इस पर भी निर्णय लेंगे। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर कुछ हद तक अपनी जुबान खोली है और ये निश्चित रूप में वांछनीय था, वांछित है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री प्रदेश में समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात करें। आज उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सत्र में हम एक प्रभावी भू कानून के लिए एक्ट बनाएंगे, नियम लाएंगे और मूल निवास पर भी उन्होंने गोलमोल बात की, स्पष्ट रूप से बात नहीं की लेकिन गोलमोल बात की। उन्होंने ये मूल रूप से आज ये कहा कि जो 250 वर्ग मीटर की जो छूट की बात है उसको कितने परिवार के कितने लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में खरीदा है हम उसको देखेंगे। साथियों, मूल निवास और भू कानून को लेकर 29 सितंबर को ऋषिकेश में एक स्वाभिमान महारैली होने जा रही है और इससे पूर्व आज एक बार फिर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपना बयान दिया है। यह पहली बार नहीं है जब उनका बयान भू कानून को लेकर आया हो। जब उत्तराखंड में महारैलियां होती हैं उससे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम मजबूत भू कानून ला रहे हैं, लेकिन आज तक सशक्त भू कानून की दिशा में सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। हम तो उम्मीद कर रहे थे गैरसैंण में जो विधानसभा सत्र हुआ वहां पर मजबूत भू कानून आएगा, मूल निवास 1950 को लेकर विधेयक पारित होगा, लेकिन वहां पर जब हमने देखा मंत्री विधायकों ने अपने वेतन भत्ते बढ़ाए लेकिन मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 की बात नहीं हुई। आप देखिए कौन वो सरकार थी जिस सरकार में भू कानून को कमजोर किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सरकार की ओर से मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री इन सिफारिशों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं समिति की इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की जा रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। इसके तहत तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है। सत्ता पक्ष का दावा है कि पहाड़ों में उद्योग लगाने के लिए इसमें संशोधन किया गया था, जबकि विपक्ष की मांग है कि सरकार श्वेत पत्र जारी कर जनता को बताए कि राज्य में कितने उद्योग स्थापित हुए हैं। अब मंशा समझनी चाहिए, क्योंकि उस समय त्रिवेंद्र जी की सरकार तो मेरी ही थी। तो उस समय क्या हुआ, हम सब लोग जब रोज चर्चा करते थे हम कहते थे पहाड़ों में हमको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। तो पहाड़ों में अगर हमको उद्योग ले जाने हैं, पहाड़ों में हमको वेलनेस सेंटर्स ले जाने हैं, पहाड़ों में हमको
सोलर पावर प्लांट लगाने हैं, पहाड़ों में हमको फूड प्रोसेसिंग यूनिटें लगानी, ये सब चीज़ें लोगों के जहन में भी रहती हैं कि पहाड़ का जब औद्योगिकरण होगा तो वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, ये हमारा एक दृष्टिकोण रहता है। तो त्रिवेंद्र जी के समय जब एक समिट हुआ यहाँ पर, इन्वेस्टर समिट हुआ, तो उसमें ये विषय आया कि आखिर पहाड़ों में हम कैसे करके उद्योग लगाएं। सीलिंग हटा दी 12.5 एकड़ की, बहुत अच्छा किया। उसके बाद परमिशन हटा दी, बहुत अच्छा किया। उसके बाद जो जिस प्रयोजन के लिए खरीद रहे हो इंडस्ट्री लगाने के लिए, और बना रहे हो अयाशी गड्ढा, बना रहे हो स्विमिंग पूल, बना रहे हो रिसोर्ट, बना रहे हो बड़े बड़े फार्म हाउस, तो ये बहुत अच्छा किया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, बहुत बड़ा इन्वेस्टर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमें जरा बतावें, 2,25,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आएगा ऐसा उन्होंने कहा, बताएं मुझे, और धामी जी भी बताएं, उन्होंने भी इन्वेस्टर समिट करा, दोनों बताएं कि इन्वेस्टर समिट के बाद कितना कितना इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आया, कौन कौन सी इंडस्ट्री, कौन कौन से उद्योग इस राज्य में आए, कितना रोजगार सृजन हुआ, बता दें, श्वेत पत्र जारी कर दें इसमें। कुल मिलाकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा करते हुए सशक्त भू कानून लागू करने का दावा किया है। साथ ही अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने का भी दावा किया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने वादे को कब तक पूरा करते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कोटद्वार में शनिवार को दुगड्डा ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने शहर में एक जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान दुगड्डा ब्लॉक की सहायक बाल विकास अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सही पोषण और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि समाज के सभी वर्ग के बच्चों के पोषण का महत्व समझ सकें और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली प्रदान हो सके। विभाग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन कर रहा है, जो कि अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। उसी के तहत आज जो है कोटद्वार नगर निगम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ मिलकर ये एक पोषण रैली का आयोजन किया गया, जो कि एक जन जागरूकता रैली है। क्या नाम है? मेरा हाँ जी, ये बाल विकास विभाग परियोजना दुगड्डा के द्वारा पोषण रैली का आयोजन किया गया था, क्योंकि ये हमारा पोषण माह चल रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो इसमें हमारे जितने भी लाभार्थी वर्ग होते हैं, जैसे 0 से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री एवं किशोरी बालिकाएं जो होती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके पोषण को लेकर के एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संयुक्त व्यापार संघ समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता कर आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी बाजार के बंद की घोषणा की गई है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जिला प्रशासन लगातार व्यापारियों का शोषण कर रहा है। पीड़ित व्यापारियों को दबाव में लेकर उनके प्रतिष्ठान तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापारी समाज अतिक्रमण या सड़क चौड़ीकरण का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जिला प्रशासन सभी व्यापारियों को बैठाकर सर्वसम्मति बनाने के बजाय दबाव में लेकर अलग अलग व्यापारियों से वार्ता कर दबाव की राजनीति पर उतारू है। जबकि पीड़ित व्यापारी 9 मीटर तक सड़क चौड़ीकरण करने और उनकी जिनकी दुकानें उसके बाद भी नहीं बच रही हैं, उनके लिए तोड़ने से पूर्व अन्यत्र विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर उनमें भारी रोष दिखाई दे रहा है और विरोध स्वरूप वे 30 तारीख को बाजार बंद कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जो हल्द्वानी में अतिक्रमण के नाम पे व्यापारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उन पे दबाव की राजनीति खेली जा रही है, उसका हल्द्वानी क्षेत्र का समस्त व्यापारी घोर विरोध करता है। देखिए, अतिक्रमण का सबसे पहले हम खुल के कहते हैं कि हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है, सौंदर्यीकरण की बात हो रही है, आप कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो 70-70, 80-80 साल से काबिज हमारे व्यापारी हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ करके, उनके घरों की रोजी रोटी बंद करके यदि प्रशासन चाहेगा कि हम हल्द्वानी का सौंदर्यीकरण के, तो वो कभी नहीं होगा। ये चौड़ीकरण के उपलक्ष्य में बाजार बंद का आह्वान हो रहा है, जो गलत तरीके से, गलत रवैये से लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पूर्व यहाँ HM विद्यालय में यहाँ मीटिंग हुई थी, DM साहिबा आई थी, उन्होंने उस वक्त कहा था कि 10 मीटर पे हम राजी हैं। आज उस बात पे राजी नहीं है, आप कहते हैं हम 12 मीटर लेंगे।
अब इन्होंने खुद ही तय नहीं किया कि हम 10 में जाएं, 12 जाएं, ब्याजबाजी, सब ऐसे परेशान हो रहे इन बातों से। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रामनगर क्षेत्र के मोहल्ला भवानीगंज इलाके में आदर्श रामलीला समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला का शुक्रवार को लक्ष्मण परित्याग एवं भगवान श्री राम का बैकुंठ वास की लीला के मंचन के बाद विधिवत रूप से समापन किया गया। रंगमंच पर कलाकारों द्वारा दिखाए गए अभिनय से जहां एक और दर्शकों ने कलाकारों का उत्साह बढ़ाया, तो वहीं कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से लोगों को अपनी खोई हुई संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी व कोतवाल अरुण कुमार सैनी द्वारा कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। रामलीला समितियों के कार्यों की प्रशंसा करने के साथ ही कलाकारों द्वारा की गई रामलीला की भी जमकर प्रशंसा की गई। इस दौरान समिति अध्यक्ष प्रदीप पुटिया एवं समस्त पदाधिकारियों ने सभी का आभार व्यक्त किया। अब यह हमारी आदर्श रामलीला समिति भवानीगंज है, जो 51वां वर्ष इस बार चल रहा है रामलीला को, और आज हमारी रामलीला का अंतिम दिवस है। और अंतिम दिवस जो यहाँ पर हमने दिखाया है कि कलाकारों के माध्यम से दर्शकों को जो यहाँ पर आज हमने जो अभिनय किया है कि लक्ष्मण परित्याग और भगवान श्री राम का वैकुंठ वास की लीला का मंचन किया गया। उसके बाद पुरस्कार वितरण के बाद आज के इस साल की वर्ष की रामलीला का समापन किया गया। वैकुंठ वास की लीला जो हमारे इस रंगमंच पर दिखाई जाती है वो शायद ही मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि उत्तराखंड के किसी भी रंगमंच पर यह वैकुंठ वास की लीला का आज तक मंचन नहीं हुआ है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने कई वर्षों तक भगवान राम का अभिनय किया। इसके अलावा भी मैंने कई अभिनय किए, लेकिन आज तक जो वैकुंठ वास में भगवान राम का जो अभिनय किया वो मेरे गुरु ने आज तक करीब 40-45 सालों से लगातार वो करते आ रहे थे। लेकिन मुझे इस बार सौभाग्य है कि करीब 32-33 साल बाद पहली बार वैकुंठ वास की जो भगवान की लीला है उसमें मुझे भगवान राम की भूमिका करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं अपने गुरुओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बार मुझे इस लायक समझा कि इस भूमिका में मुझे उतारा। और निश्चित तौर पर आज जो दर्शकों ने भी अपना प्यार और आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर कलाकारों में भी खुशी है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में और सुंदर लीलाओं का मंचन किया जाए। और रामनगर की जो ये हमारी रामलीला है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में अपनी कला की धूम मचा चुकी है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आगामी 30 सितंबर को हल्द्वानी में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस द्वारा महिला अपराध, बढ़ती नशा तस्करी, भ्रष्टाचार और विधायक की उपेक्षा को लेकर हल्ला बोल का कार्यक्रम तय किया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि विंटर कॉलेज से डीएम कैंप कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गुदियाल सहित कई नेता और विधायक शामिल होंगे। नहीं, तानाशाही रवैया तो सारे अधिकारियों का इस प्रदेश में आम जनमानस के लिए बन चुका है। बात विधायक की नहीं है। विधायक के पद की गरिमा जो होती है उसकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन जनता के साथ जो दुर्व्यवहार इस सरकार ने करा है, प्रशासन कर रही है, जिस भ्रष्टाचार में संलिप्त ये प्रशासन पूरी तरीके से है, उसके विरुद्ध और जो आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, महिलाओं की सुरक्षा की हम बात करें और नशे के व्यापार की बात करें, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्यापक हमने देखा गौला पुल पे, स्टेडियम की बदहाली, आईएसबीटी, जू, रिंग रोड, अनेक मुद्दों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम ये आह्वान कर रहे हैं। 30 तारीख को भारी से भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद होंगे और जो आक्रोश है वो यहाँ से देहरादून तक एहसास उसका सरकार को होगा। आह्वान किया है और हम सभी मिलकर जो आज नैनीताल जनपद के प्रमुख मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, और जो आज कुमाऊं के आपदा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है, ये मुद्दे तो हमारे यथावत, हमने इस बारे में कई बार विभिन्न पटलों पर और सार्वजनिक मंचों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ को मुखर रूप दिया है। लेकिन यहाँ के जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है आज वो किस बदहाल स्थिति में है, राष्ट्रीय नेशनल गेम की बात सरकार करती है, पिछले वर्षों से नेशनल गेम ये करा नहीं पाए हैं, और गौला नदी का पुल आज ध्वस्तीकरण की कगार पर है। हम चाहते हैं कि इसको 4 लेन बनाया जाए। हमारा कहना है कि जू की इन्होंने घोषणा की थी, आज वो जू कहाँ है, कहाँ गायब हो गया है।
खबरों करेंगे अगली खबर का। खानाशु थाना युवक के साथ पुलिसकर्मी द्वारा की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसे में आज राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आज ओखलकांडा क्षेत्र के पार्क में हनुमान चालीसा और उत्तराखंडी गानों के साथ पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू की मांग है कि थाने में पीड़ित मनमोहन के साथ जिन भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जब तक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने खानाशु थाना में दलाली करने का आरोप भी लगाया और पुलिस के लोग कुछ राजनीतिक दलों के लोगों के साथ मिलकर दलाली कर रहे हैं। वहीं पीड़ित मनमोहन ने कहा कि उनके ऊपर 3 पुलिसकर्मियों ने पिटाई की है, वह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। पुलिस लगातार गुमराह करने का काम कर रही है। जो भी ये गुमराह करने में लगातार शुरू से लेकर अब तक, एक व्यक्ति ने एफआईआर दी, फिर उसने एफआईआर क्यों वापस ली, उस पर 420 कायम करो। अगर इसने पैसे मांगे तो इस पर 420 कायम करो। सत्य हमेशा सत्य रहता है, लेकिन पुलिस लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, खेल खेल रही है चूहे बिल्ली का, और उस खेल में हम इसको नहीं फंसने देंगे। मैंने इसीलिए पहले दिन तहरीर दी है। मैंने जो तहरीर दी है उस पर पुलिस मुकदमा दर्ज करे, हम आंदोलन खत्म कर देंगे। अगर उसमें 3 पुलिसकर्मी हैं और 3 उत्तराखंड, ओखलकांडा को माओवादी, ओखलकांडा को नशेड़ी, ओखलकांडा को भंगेड़ी, भीमताल। ये क्या है भैया? ये राज्य पहाड़ के वासियों को तुम गाली दोगे, विकास नहीं करोगे, पैसा तुम कमाओगे, भ्रष्टाचार तुम करोगे, और हमारे लोगों से कहोगे नशेड़ी भंगेड़ी है। भाई चरस कौन बेच रहा है? पगलेट कौन कह रहा है? तो हम इन सब बातों पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारी एक सूत्री मांग है कि पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करो, उनके खिलाफ 307 का मुकदमा बनता है। मेरे पास 20 तारीख की जो घटना हुई थी उस दिन से आज तक पुलिस के द्वारा आश्वासन ये मिला गया है कि उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। ये गुमराह किया जा रहा है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे को मुकदमा दर्ज चाहिए और न्याय। सादिक हुसैन, विनोद यादव और कश्मीर कमरोज। कब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।